गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इस पार्ट में हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन के जेई मेंस के 2020 के दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। While titrating a dilute HCl solution with aqueous NaOH, which of the following is not required? तो देखो इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है जब आप कभी भी किसी चीज़ की टाइट्रेशन कराओगे। ठीक है, हमें चाहिए फ्लास्क, ठीक है, और हमें चाहिए ब्यूरेट पीपेट, इसको हैंग करने के लिए क्लैम्प्स, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए डिस्टिल वाटर भी चाहिए। अब यहाँ पे जो रिएक्शन है इट इज़ बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये रूम टेम्परेचर पे ही बहुत फास्ट रिएक्ट कर लेगा। तो यू डोंट नीड टू यूज़ बुनसन फ्लेम, इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमें हीटिंग रिक्वायर्ड ही नहीं है। तो ये देख के ही पता चल जाएगा कि इसमें डी ऑप्शन होगा। बाकी फिनोप्थलीन फॉर द इंडिकेटर, डिस्टिल वाटर हमें सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए चाहिए, ब्यूरेट चाहिए ही चाहिए, ब्यूरेट और पीपेट दोनों ही चाहिए होता है इसमें, राइट। क्लैम्प हैंग करने के लिए चाहिए। मेजरिंग सिलेंडर नो यूज़, व्हाट द मेजरिंग सिलेंडर, वी डोंट नीड एनीथिंग फॉर दैट, ओके। तो इसीलिए बुनसन फ्लेम इज़ अ बिगेस्ट क्लू, इसकी कोई ज़रूरत नहीं बिकॉज हीटिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट आते हैं, द वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर NaOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 10 ml 0.1 नॉर्मल फॉस्फेनिक एसिड। देखो सबसे पहले चीज़, यहाँ फॉस्फेनिक एसिड के फॉर्मूले की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई ये उलझ जाए कि मुझे इसका फॉर्मूला नहीं आता है मैं कैसे करूँ, कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ नॉर्मेलिटी दिया हुआ है। तो ये बेसिकली सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट पे जाएगा कि NaOH में और इस एसिड में रिएक्ट होगा, क्योंकि ये बेस है और ये एसिड है, नाम में ही एसिड है, तो ये एसिड है, दोनों में रिएक्शन होगा। तो इसका मतलब जो इक्वेशन बननी है कि ग्राम इक्विवेलेंट NaOH का जो होगा दैट विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फॉस्फेनिक एसिड, PA मैं लिख देता हूँ फॉस्फेनिक एसिड को। ये दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होंगे। अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, जैसे नॉर्मेलिटी अगर आप लिखोगे तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम इनटू 1000, राइट। तो यहाँ से अगर हम ग्राम इक्विवेलेंट निकालें तो ये आ जाएगा नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम बाय 1000, ओके। तो पहले NaOH के लिए पुट करते हैं, इसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, लेट द वॉल्यूम इज़ V, तो वॉल्यूम इनटू नॉर्मेलिटी 0.1 बाई 1000, दिस विल बी इक्वल टू इस केस की नॉर्मल ग्राम इक्विवेलेंट। तो इसमें वॉल्यूम ये रहा और ये रहा नॉर्मेलिटी, तो इट इज़ 10 इंटू 0.1 बाई 1000। आप सिंप्लीफाई कर लो, दिस विल गिव यू वॉल्यूम इज इक्वल टू 10 ml। तो दिस इज़ द आंसर, नो नीड टू हैव अ फॉर्मूला ऑफ दिस। नॉर्मेलिटी देखते ही समझ में आ गया था कि ग्राम इक्विवेलेंट, हाँ यहाँ मोलैरिटी होता तो इसके फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होती, क्योंकि उस केस में कितने रिप्लेसेबल H+ है ये हमें काउंट करना होता। नेक्स्ट आते हैं, और 20 ml सोल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम इम्प्योर H2O2, यहाँ पे 2 ग्राम है इम्प्योर H2O2, राइट। तो ये इम्प्योर है तो हम H2O2 का मास 0.2 ग्राम नहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इम्प्योर है, इसका कुछ परसेंटेज ही होगा H2O2। completely reacts with this much gram of KMnO4 in acid solution, the purity of H2O2। तो देखो सबसे पहले तो इसमें रिएक्शन का प्रेडिक्शन ज़रूरी है। KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, KMnO4 का रिएक्शन एकदम याद रखना है। KMnO4 अगर एसिडिक मीडियम में होगा तो ये Mn2+ में रिड्यूस होगा, क्योंकि ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे बैठा हुआ है, ये रिड्यूस होगा। और अगर KMnO4 न्यूट्रल या स्लाइटली एसिडिक या स्लाइटली बेसिक मीडियम में है तो ये Mn+4 में जाएगा। और अगर KMnO4 हाईली बेसिक सोल्यूशन में है तो ये Mn+6 में जाएगा। ये एकदम याद रखना, ये एसिडिक में, ये न्यूट्रल में और ये बेसिक में, ओके। तो यहाँ पे एसिडिक मीडियम है तो ये तो तय हो गया, ये रिड्यूस होगा। और जो H2O2 होता है उसकी कहानी सिंपल है, H2O2 कैन ऑक्सीडाइज और कैन रिड्यूस। इसका ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल है O2 में, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 में जा रहा है, और इसका रिडक्शन भी पॉसिबल है H2O में, ये -1 से -2 में जा रहा है। तो इट कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ, बट KMnO4 कैन रिड्यूस इटसेल्फ। तो अब रिएक्शन लिखते हैं, इसमें KMnO4 तो फिक्स है कि KMnO4 Mn2+ में जाएगा और ये जाएगा O2 में ऑक्सीडाइज, क्योंकि अगर ये रिड्यूस हो गया तो इट इज़ बाउंड टू गेट ऑक्सीडाइज, तो इसका ऑक्सीडेशन कराया हमने। अब इसे बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ N फैक्टर निकालेंगे।
इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा चेंज। -1 और 0 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दोनों साइड, उसका डिफरेंस आएगा 1, -1 और 0 का डिफरेंस 1। और ऑक्सीजन के इसके एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो 1 चेंज एक एटम के लिए, ऐसा ही 1 चेंज एक और एटम के लिए, तो नेट इसका एन फैक्टर 2। नाउ KMnO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है एंड हियर इट इज़ +2 Mn का, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 5 का है, एक ही एटम है तो 5 ही रह जाएगा। ना इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बस दिस इज़ द बैलेंस इक्वेशन 5 and 2, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएगा ना। अब ये बता रहा है कि 2 मोल KMnO4 के लिए हमें 5 मोल H2O2 चाहिए, वो 2 है तो ये 5 है। ओके, तो इसका मतलब है हम मोल्स ऑफ KMnO4 पहले फाइंड करते हैं। मोल्स ऑफ KMnO4 वो बहुत इजी है, क्योंकि KMnO4 का मास दिया हुआ है हमें, ये रहा मास और ये रहा उसका मोलर मास, तो इट इज़ 0.316/158। ये 2 बार में कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स में, तो ये आ जाएगा 2/1000 यानी 2 × 10⁻³ मोल्स। यहाँ मैं थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ, हाँ इतना मोल्स आ गया हमारे पास KMnO4 का। अब सिंस इसके 2 मोल के लिए इसका 5 मोल चाहिए, तो यूनिटरी मेथड से 2 मोल KMnO4 है, इसके लिए 5 मोल H2O2 चाहिए, तो इसीलिए 2 × 10⁻³ मोल्स KMnO4 के लिए ये हो जाएगा 5 × 10⁻³ मोल H2O2, राइट। तो यूनिटरी मेथड से हमें H2O2 मिल गया। H2O2 विल बी 5 × 10⁻³ मोल्स। नाउ इसका मास ऑफ H2O2 इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 34 × 5 × 10⁻³ एंड दिस विल बी 0.17 ग्राम्स। नाउ द परसेंटेज प्योरिटी विल बी, इसका मास है 0.17 एंड टोटल मास यहाँ दिया हुआ है, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये रहा 0.2 ग्राम है, तो इसी को हम यूज़ करेंगे डिनोमिनेटर में। इट इज़ 0.2 × 100, दिस विल बी द आंसर। It will be 85%। ओके, सो इसका आंसर 85% हो जाएगा। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, फॉलोइंग इक्वेशंस, ये बेसिक मीडियम में है, ये एसिडिक मीडियम में है, इसको बैलेंस करना है हमें, ठीक है। तो पहले इसके लिए कुछ रूल्स हैं, देयर आर सम रूल्स, वो पहले मैं इसको थोड़ा इरेज करके यहाँ पे लिख रहा हूँ रूल्स को। नाउ रूल इज़ वेरी सिंपल, बेसिकली सॉल्यूशन में जो जो ऑक्सीडेशन स्टेट स्पीशीज़ के एग्जिस्ट करते हैं वो मैं लिख रहा हूँ। सॉल्यूशन में अगर आयरन होगा तो वो 2+ में और 3+ में एग्जिस्ट करेगा, लोअर वाले को अस कहते हैं, यानी ये हो जाएगा फेरस और हायर वाला फेरिक, +2 +3, स्टेनस स्टेनिक, प्लम्बस प्लम्बिक, क्यूप्रस क्यूप्रिक, मर्क्यूरस Hg2 2+, मर्क्यूरिक। यहाँ पे मरकरी जो Hg+ होता है ना, ये मर्क्यूरस है, लेकिन ये डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, यानी 2 Hg+ आपस में मिलके ये एक Hg2 2+ देंगे, तो मर्क्यूरस को हम ऐसे लिखते हैं। तो दीज आर द फ्यू कॉमन आयंस, ये पता होना चाहिए। उसके अलावा H2O2 वो मैंने पहले भी लिखा है, इट इज़ बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। तो ये O2 में ऑक्सीडाइज होगा और H2O में रिड्यूस होगा। उसके अलावा KMnO4 का तो मैंने पहले लिख दिया था, K2Cr2O7 होगा, तो K2Cr2O7 हमेशा एसिडिक मीडियम में ही रिएक्ट करता है ऑलवेज, तो ये जब जाएगा Cr3+ में ही जाएगा, रिड्यूस होगा और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा एसिडिक मीडियम में। इसी के बेसिस पे इसे हमें क्रैक करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट का प्रिडिक्शन, तो पहले वाले को मैं यहाँ लिख रहा हूँ इतने पार्ट में। यहाँ पे आएगा Fe2+ प्लस H2O2। अब Fe2+ का तो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है सॉल्यूशन में, Fe3+, यानी ये इट इज़ बाउंड टू गेट ऑक्सीडाइज टू Fe3+, तो ये Fe3+ में ऑक्सीडाइज होगा। तो फिर अगर ये ऑक्सीडाइज हो गया तो H2O2 रिड्यूस होगा, इट विल फॉर्म वाटर H2O।
इसे हमें बेसिक मीडियम में ऑक्सीडाइज बैलेंस करना है। तो पहला एन फैक्टर निकालेंगे। इसका एन फैक्टर है 1 क्योंकि +2 और +3 का चेंज 1 हुआ, और इसका एन फैक्टर है 2 क्योंकि ये -1 है और यहाँ -2 है, तो दोनों का डिफरेंस 1 और 2 एटम्स है 1 × 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं स्पीशीज़ का, तो इट मीन्स 2Fe2+ प्लस H2O2 गिव्स Fe3+ प्लस H2O। ये बैलेंस हो गया, लेकिन अब ये कंप्लीट बैलेंस नहीं है, तो इसे थोड़ा सा अब हमें बैलेंस करना होगा। फॉर अ टाइम बिंग मैं इसको थोड़ा सा कवर कर देता हूँ सो दैट आई कैन राइट ओवर हियर, फिर मैं इरेज कर दूँगा। अब आते हैं इसको, सबसे पहले जो रिडॉक्स वाले एलिमेंट है उसको बैलेंस करना है। यहाँ 2 आयरन है तो मुझे इधर भी 2 आयरन देना होगा। यहाँ H2O2 के 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे वाटर में एक ही ऑक्सीजन है, तो मुझे यहाँ पे भी 2 दे के ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा। अब रिडॉक्स वाले एलिमेंट बैलेंस हो गए। अब लास्ट क्या रह गया? चार्ज एंड हाइड्रोजन। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए इसने कहा है बेसिक मीडियम को यूज़ करना है, तो मैं बेसिक मीडियम को यूज़ कर रहा हूँ। इस साइड में अगर एनालाइज़ करूँ तो मेरे पास 2 × 2 4 पॉजिटिव है, और इस साइड अगर मैं एनालाइज़ करूँ तो 6 पॉजिटिव है। तो 4 पॉजिटिव और इधर 6 पॉजिटिव, तो इसका मतलब अगर मैं इधर 2 नेगेटिव दे दूँ तो ये भी नेट 4 पॉजिटिव रह जाएगा। तो दैट्स वाई आई एम यूजिंग 2 OH नेगेटिव ऑन दिस साइड इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज द चार्ज। अब रह गया हाइड्रोजन, तो लेट अस चेक फॉर द हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, किसी एक को बैलेंस हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, इस साइड 2 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 2 and 2 4 ऑक्सीजन है। तो इसीलिए अब वाटर को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम वाटर दे रहे हैं, कितने वाटर देने होंगे? 2 वाटर देना होगा हमें। तो 2 वाटर देते ही वो भी बैलेंस हो गया। ओके, अब हाइड्रोजन एक बार चेक कर लें। 2 × 4 2 6 2 × 4 5 6। यस, इट इज़ बैलेंस इन ऑल एस्पेक्ट। ये सारे एस्पेक्ट में बैलेंस हो चुका है ये रिएक्शन। अब इसको हम प्रॉपरली लिखते हैं, ठीक है। व्हाट आर द वेज टू राइट इट? तो ये 2H2O से ये 2H2O तो कैंसिल हो गया दोनों साइड, और ये हमारे पास फाइनल बैलेंस इक्वेशन आ गया। 2Fe2+ प्लस H2O2 will give you 2Fe3+ प्लस 2OH नेगेटिव। तो यहाँ पे हमें x और y का पता चल गया, दिस इज़ x एंड दिस इज़ y। तो x y हम लिख देते हैं, ये 2 हो गया और y हो गया 2। अगेन दोनों 2 2 हैं, पहला इक्वेशन। नाउ सिमिलरली जो सेकेंड वाला इक्वेशन है उसे भी हमें बैलेंस करना है। MnO4 नेगेटिव 6H+, मैं यहाँ लिखता हूँ MnO4 नेगेटिव प्लस 6H+, 6H पॉजिटिव प्लस H2O2 5H2O2 5H2O2। पहले तो प्रोडक्ट का प्रोडिक्शन एसिडिक मीडियम दिया हुआ है, तो इसका मतलब Mn विल बी Mn2+, वो Mn2+ में जाएगा, एंड जो H2O2 है वो ये रिड्यूस हुआ तो वो ऑक्सीडाइज होके O2 में जाएगा। ओके, तो नाउ लेट अस स्टार्ट। इसका एन फैक्टर इट इज़ 5 इन अ सेम वे, हियर इट इज़ +7 एंड हियर इट इज़ +2, तो चेंज 5 का है। इसका एन फैक्टर ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट और ये 0 में, तो चेंज 1 का है, और देयर आर 2 एटम ऑफ H2O2 इन 1 मॉलिक्यूल। इस 5 से कोई लेना देना नहीं है, इसके एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो एन फैक्टर इसका 2 हो जाएगा। इस 5 को से कोई लेना देना नहीं है एन फैक्टर को। अब ये दोनों रिडॉक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसका कोफिशिएंट इस पे और इसका कोफिशिएंट इस पे देंगे, तो उसने पहले से दे रखा है। तो इट मीन्स 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 5H2O2 प्लस 6H+ गिव्स Mn2+। अब Mn2+ को बैलेंस करते हैं, ये 2 आ जाएगा क्योंकि यहाँ 2 ऑलरेडी है, प्लस O2 को बैलेंस करते हैं, 5H2O2 है, 5 2 = 10, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 5O2 देना होगा सो दैट 10 ऑक्सीजन और 10 ऑक्सीजन बैलेंस हो सके। नाउ अब हमें एसिडिक मीडियम में इसने क्या रखा है, एसिडिक मीडियम में हमें चार्ज को बैलेंस करना है। तो अब चार्ज की एनालिसिस करते हैं। ऑन दिस साइड 6 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव, 6 2 इट मीन्स 4 पॉजिटिव इज़ हियर, और इस साइड 2 2 = 4 4 पॉजिटिव इज़ देयर, इट मीन्स नो नीड टू ऐड H+। अच्छा H+ तो इसने पहले ही ऐड कर दिया था, दैट्स वाई नो रिक्वायरमेंट।
नाउ अब हम इस केस में सिर्फ वाटर को यूज़ करेंगे. लेट्स एनालाइज हाइड्रोजन ऑन दिस साइड. तो वी हैव 5 to the 10 हाइड्रोजन हियर एंड 6 हाइड्रोजन हियर. 10 and 6 16 हाइड्रोजन. तो 16 हाइड्रोजन मीन्स 8 H2O ओवर. तो ये हमारे पास बैलेंस इक्वेशन आ गया. ओके, अब आगे बढ़ते हैं इसमें. तो हमें वैल्यू पता चल गई 2, 5 एंड 8. तो यहाँ के जो दो कोफिशिएंट है 2, 5 एंड 8 सभी का सम कर लेंगे. 2, 2, 2, 6, 14 अपॉन 19, 19 विल बी द आंसर इन दिस केस. सम ऑफ दिस एंड दिस. नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसको थोड़ा क्लीन करना होगा हमें क्योंकि मैंने इस पर वाइटनर लगा दिया है. नाउ द क्वेश्चन इज द volume in ml of 0.02 molar K2Cr2O7 solution required to react with 0.288 gram of ferrous oxalate in acidic medium. अगेन रिएक्शन लिखना है. देखो फेरस है, इसमें दो चीज़ जानना है, फेरस एंड ऑक्सलेट. अच्छा, ये रिएक्शन जो मैंने लिखा था सभी का, इसमें आप एक चीज़ और ध्यान रखना, कभी भी ऑक्सलेट हो C2O4 2 नेगेटिव और अगर किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आप ट्रीट कर रहे हो तो ये ऑक्सीडाइज होके इसका ऑक्सीडेशन होके ये ऑलवेज़ आपको CO2 देगा. तो ये भूलना नहीं है. इतने से बहुत बार रिएक्शन कैच हो जाता है. तो सेकंड वाले में हमारा आ रहा है. तो ये तो कह रहा है फेरस. फेरस का मतलब आयरन इज इन +2 और ये हो गया ऑक्सलेट. तो अब दोनों ही ऑक्सीडाइज होने हैं, ये तो तय हो चुका है. और इसको ट्रीट कर रहे हैं K2Cr2O7 से. अभी मैंने K2Cr2O7 का भी रिएक्शन बताया था. K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में होगा तो ये तय है किस में जाएगा, Cr3+ में रिड्यूस होगा, बाकी उसको ऑक्सीडाइज करेगा. तो उसको ऑक्सीडाइज करने का मतलब आयरन +2 से +3 में ऑक्सीडाइज होगा एंड ऑक्सलेट विल ऑक्सीडाइज टू CO2. तो ये रिएक्शन हो गया. नाउ हेडिंग फॉर द एन फैक्टर. तो यहाँ पे आयरन का +2 एंड कार्बन का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, वाइल यहाँ कार्बन का 4 है. तो यहाँ पे इसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है. बोथ आर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. तो जो एन फैक्टर होगा दोनों का एन फैक्टर का सम होगा, Fe का भी और कार्बन का भी. तो Fe का पहले निकालते हैं. Fe के लिए है चेंज 1 का +2 से +3 में और एक ही एटम है तो यही रह जाएगा. वाइल कार्बन के लिए +3 से +4 चेंज 1 का है लेकिन यहाँ पे कार्बन के 2 एटम हैं तो द एन फैक्टर इज़ 3. नाउ सिमिलरली इट इज़ +6 एंड हियर इट इज़ +3. देन व्हाट विल बी द एन फैक्टर, +6 से +3 इट इज़ 3. तो इसका भी 3 और इसके 2 एटम को मैंने कंसिडर नहीं किया. +6 से +3 में 3 का चेंज है और 2 एटम है तो इंटू 2 करना होगा यानी इसका एन फैक्टर 6. तो अब मल्टीप्लाई हम करते हैं, ये 6 और ये 3. बस हमें बैलेंस इक्वेशन, बाकी इधर हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फिक्स हो चुका है. अब इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है. अब कह रहे हैं हमारे पास फेरस ऑक्सलेट के 0.288 ग्राम्स हैं. तो पहले तो मैं मोल्स निकालता हूँ FeC2O4 के फेरस ऑक्सलेट के. गिवन मास बाय मोलर मास. मोलर मास में आयरन का एटॉमिक मास प्लस 2 कार्बन है तो 12 × 2 24 प्लस 16 × 4 64. ये इसका मोलर मास है और ये वैल्यू आ रही है 2 × 10⁻³ मोल्स. ओके, तो अब बैलेंस इक्वेशन बता रहे हैं कि अगर हमारे पास फेरस ऑक्सलेट के 6 मोल्स होंगे तो K2Cr2O7 के 3 मोल्स. ये देखो ये 6 है तो इसके 3 मोल्स यानी जस्ट हाफ लग रहा है. फेरस ऑक्सलेट के 6 के लिए इसका सिर्फ 3 चाहिए यानी जितनी इसकी क्वांटिटी है उसका हाफ K2Cr2O7 चाहिए. इसलिए मोल्स ऑफ K2Cr2O7 जो होगा Cr2O7 वो जस्ट इसका हाफ हो जाएगा यानी 2 × 10⁻³ का हाफ 10⁻³ मोल्स. यूनिटरी मेथड से पता चल गया. अब यहाँ पे हमें वॉल्यूम पूछा है, मोल्स हमारे पास आ गया है. ओके, तो मोलैरिटी के फॉर्मूले में रख देते हैं. मोलैरिटी इज़ मोल्स बाय वॉल्यूम इनटू 1000. यहाँ से जो वॉल्यूम आएगा दिस विल गिव यू वॉल्यूम इज़ नथिंग बट मोल्स बाय मोलैरिटी इनटू 1000. ये ml में आएगा. तो मोल्स हमारे पास हमने फाइंड कर लिया 10⁻³ एंड मोलैरिटी इज़ ऑलरेडी गिवन, इट इज़ 0.02 एंड इनटू 1000. दिस विल बी द वैल्यू और ये वैल्यू आ जाएगी मोलैरिटी मोल्स. हाँ ठीक है, ये 1000 कोई मिस्टेक नहीं है, ये आ जाएगा 50. सो विल हैव अ 50 इन दिस केस. 50 ml विल बी द आंसर. नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट.
पोटेशियम क्लोरेट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ KCl इन बेसिक मीडियम। ओके, ये रिएक्शन दे दिया इसने। इफ़ ओनली 60% ऑफ करंट, अच्छा करंट सिर्फ 60% ही यूटिलाइज हो पा रहा है। यूटिलाइज इन द रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 10 ग्राम KClO3 यूजिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। 2 एम्पियर का करंट है, कितना टाइम लगेगा? तो सबसे पहले हमें चार्ज फाइंड करना है। तो इस इक्वेशन को हम रीड करते हैं। इसका कोएफिशिएंट है, मैं कोएफिशिएंट पहले लिखता हूँ, इसका कोएफिशिएंट है 1, दिस इज़ 1 एंड इलेक्ट्रॉन का है 6। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि 6 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी से हमारे पास 1 मोल प्रोड्यूस होगा। ठीक है, 6, क्योंकि हमें पता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, ये आप निकाल सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू अवोगाड्रो नंबर करके, ये आता है 96500 कूलम, जिसको कि हम 1 फैराडे कहते हैं। तो यहाँ पे कितने मोल हैं? 6 मोल इलेक्ट्रॉन है। 6 कोफिशिएंट का मतलब 6 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 6 फैराडे से 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये हमारे लिए क्लू हो गया कि 1 मोल ClO3 माइनस उसका काउंटर पार्ट KCl लिख दो, KClO3। भाई ये जो है ये एक्चुअल में KClO3 है, K प्लस का कुछ नहीं होता है। तो इधर से भी उसने K प्लस हटा दिया, इधर से भी K प्लस हटा दिया। तो आपको सिर्फ इस पार्ट को देखना, वो यहाँ पे है। तो 1 मोल KClO3 से 6 फैराडे चाहिए। उसके लिए 6 फैराडे का मतलब 6 इंटू 96500 कूलम चाहिए। अब हमारे पास मोल्स ऑफ KClO3 कितना है? इसने KClO3 का मोलर मास दे दिया है और यहाँ पे मास दे रखा है। तो मैं मोल्स KClO3 का फाइंड करता हूँ। इट इज़ 10/122, दिस मच मोल्स। तो अब शुरू करते हैं। 1 मोल के लिए 6 फैराडे, तो 10/122 मोल्स KClO3 के लिए 6 इंटू 10/122 फैराडे, इतना फैराडे आएगा। तो Q की वैल्यू हमारे पास आ गई 60/122 इंटू 96500 कूलम, इतना Q हमें चाहिए। तो ये एक्चुअल जो रिक्वायर्ड है, एक्चुअल, तो सिंस जो एक्चुअल है वो जितना आप सप्लाई कर रहे हो उसका 60% ही है, जो सप्लाई का 60% ही यूज़ हुआ है। तो इतना तो यूज़ करना ही है हमें। तो सप्लाई कितना करना पड़ेगा? तो सप्लाई जो भी हमें करना हो Q, उसका 60%, इस ढंग से Q को सेलेक्ट करेंगे सप्लाइड वाले को कि उसका 60% ये Q हो जाए, Q एक्चुअल वाला हो जाए, यानी 60/122 इंटू 96500। ओके, तो ये हमें Q देगा। तो यहाँ से कुछ पार्ट तो कैंसिल हो रहा है, ये 60 तो गया और बाकी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। यहाँ से Q को हम सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लें, ये आ रहा है 79098 कूलम। तो ये Q आ गया हमारे पास। अब जो Q होता है, Q इज़ एक्चुअली I इंटू टी। तो यहाँ से टाइम चाहिए, तो टाइम हो जाएगा Q/I। Q है 79098 और I दिया हुआ है मैं 2 एम्पियर। यहाँ पे ये मैं हाईलाइट करता हूँ, 2 एम्पियर I। तो इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो दिस वैल्यू विल बी, ये सेकेंड्स में आएगा, जो भी वैल्यू है सेकेंड्स में आएगा। और इस सेकेंड्स को हम 3600 से डिवाइड करेंगे तो आवर्स आ जाएगा, और ये आवर आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 11 आवर्स। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा 11 आवर आफ्टर सच कैलकुलेशंस। नाउ नेक्स्ट, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज़ रिडॉक्स रिएक्शन, यानी जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो, तो यही होगा N2 + O2। ये चाहे तो NO बनाएगा या NO2 बनाएगा, एक्सेट्रा, इन्हीं का मिक्सचर बनेगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन 0 है और यहाँ पे नाइट्रोजन +2 है, ऑक्सीजन 0 है, यहाँ -2 है। तो दिस इज़ द रिडॉक्स रिएक्शन। ए पहले ही कैच हो गया। वैसे फॉर्मेशन ऑफ O3 से O2 दोनों जगह 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं। ये तो एसिड बेस रिएक्शन है, इसमें कोई एसिड बेस रिएक्शन ऑलवेज नॉन रिडॉक्स होता है। कोई भी एसिड बेस रिएक्शन होगा, ध्यान रखना, नॉन रिडॉक्स कुछ नहीं इसमें होता है, ये सिंपली डिस्प्लेसमेंट होता है, नॉन रिडॉक्स होगा। ये भी नॉन रिडॉक्स, AgNO3 PPT बनता है। Ag के साथ अगर हेलाइड दिख गया तो एक चीज़ तय है, AgCl का PPT, ठीक है, प्लस NaNO3, किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगा। तो दैट्स वाई फर्स्ट ऑप्शन इज़ देयर। नाउ 8th पे आते हैं। कह रहे हैं NaCl को हमने इससे और H2SO4 में ट्रीट किया। देखो ये जो है ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, Cl- का टेस्ट होता है, लैब में कराया जाता है, स्कूल में भी। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट,
ये सॉल्ट एनालिसिस में मिलता है। इसकी पूरी चेन में लिखता हूँ। Cl माइनस अगर आप ले लो, चाहे वो KCl से आए NaCl से आए, इसको अगर आप K2Cr2O7 से ट्रीट कर रहे हो, क्योंकि K2Cr2O7 जब भी होगा एसिडिक मीडियम में ही होगा, इसीलिए उसने H+ लिया हुआ है, तो ये बनाएगा ऑरेंज कलर की गैस CrO2Cl2, जो ऑर्गेनिक में इटार्ड रिएक्शन में यूज़ होता है। ये ऑरेंज कलर की या रेड कलर जो भी लिख लो, ऑरेंज गैस, ऑरेंज रेड दोनों लिखा जाता है इसके लिए, राइट। अब इसको जब आप NaOH में मिलाओगे तो NaOH में क्रोमियम, ये मेरे ऑर्गेनिक वाले वीडियो में ये सब चीज़ मैंने बता रखा है, क्रोमियम +6 अगर एसिडिक में लोगे आप तो ये Cr2O7 2 नेगेटिव में रहेगा, और अगर आप इसको बेसिक मीडियम में लोगे तो ये ये मैंने Cr2O7 लिखा है 2 नेगेटिव, और बेसिक मीडियम में लोगे तो CrO4 2 नेगेटिव में रहेगा, ये तय है। तो यहाँ पे आपने बेसिक मीडियम डाला और यहाँ पे क्रोमियम +6 है, तो इतना तो तय होना है कि ये CrO4 2 नेगेटिव में जाएगा, तो इसका काउंटर पार्ट Na आएगा जो कैटायन पार्ट होगा, Na2CrO4, क्योंकि NaOH से Na मिलना है। ये आ गया, तो दिस इज़ B, तो ये A हो चुका था, ये B हो गया। अब इसके बाद आप इसको डाइल्यूट H2SO4 एंड H2O2 से ट्रीट कर रहे हो। देखो क्रोमियम +6 है और H2O2 दिख जाए, ठीक है, तो ये बनाएगा CrO5। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बहुत फेमस होता है, पेरोक्सी लिंकेज डेवलप हो जाएगी, सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, इसका ब्लूइश कलर होता है, हालांकि ये टेम्पररी होता है, धीरे धीरे ये वापस रीऑक्सीडाइज हो जाता है, लेकिन इंस्टेंटली यही फॉर्म होगा ब्लू कलर का। तो H2O2 के साथ ये फेमस रिएक्शन है क्रोमियम +6 का, तो यही रिएक्शन हो गया हमारे पास C। तो A, B एंड C इज़ देयर, इसके एटम्स को आप ऐड कर लो। इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स आ रहे हैं 2, 2, 4 और 1, 5 एटम्स हैं। इसमें एटम है 2, 1 एंड 4, 4, 5, 6, 1, 7 एटम्स हैं, और यहाँ पे 5 एंड 1, 6 एटम्स हैं। तो अगर हम सभी को ऐड अप कर दें तो 18 विल बी द आंसर। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ aqueous NaOH solution is most accurately determined by titrating। देखो इसके लिए क्या होता है ना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो NaOH है, इसको टाइट्रेट कराने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा एसिड, इतना तो तय है, बेस है तो एसिड यूज़ करना होगा। अब एसिड ऐसा होना चाहिए जो प्राइमरी सोल्यूशन हो। प्राइमरी सोल्यूशन का मतलब होता है जो टूटे ना, टाइम के साथ उसका कंसंट्रेशन ना बदले, कोई उसमें साइड रिएक्शंस ना हो। तो जो H2C2O4 होता है ऑक्सलेट, ठीक है, ये स्टेबल होता है, ये स्टेबल है वीक एसिड होने के कारण, राइट। तो इसीलिए ये प्राइमरी सोल्यूशन देगा, प्राइमरी सोल्यूशन, वाइल जो H2SO4 है ये सेकेंडरी देगा, सेकेंडरी सोल्यूशन, क्योंकि ये टाइम के साथ इसके कंसंट्रेशन पे असर आएगा, क्योंकि ये एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करता है H2O + SO3 के साथ, और SO3 के फ्यूम्स बाहर निकलते रहेंगे, क्योंकि आपने कंसंट्रेटेड लिया हुआ है, तो इसके फ्यूम्स बाहर निकलने के कारण टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 विल कीप ऑन चेंजिंग, कॉन्सेंट्रेशन विल चेंज विथ टाइम, इसीलिए इसको हम सेकेंडरी सोल्यूशन कहते हैं। यानी आपने अगर 1 घंटे पहले कुछ बना के रखा है सोल्यूशन को, तो देयर आर चांसेस कि उसमें कुछ चेंज हो जाएगा कंसंट्रेशन का, तो इसीलिए अगर उसको आप यूज़ करोगे तो देयर विल बी एरर। तो दैट्स वाई आपको यूज़ करना होगा H2C2O4 को, और मॉडल सिंपल सा है, जिसका आपको निकालना है मोलैरिटी यानी NaOH को, उसको आपको ब्यूरेट में रखना होगा यहाँ पे, ताकि उसके वॉल्यूम को आप रीड कर सको कितना आपने ऐड किया। यहाँ पे ऐसे 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 करके लाइनिंग होती है जिससे आप वॉल्यूम को रीड कर सकते हो। और जो कोनिकल फ्लास्क है इसमें आपको H2C2O4 को रखना होगा, नोन क्वांटिटी, ठीक है, विथ नोन मोलैरिटी H2C2O4 को, क्योंकि यही है स्टेबल है और ये ज़्यादा एक्यूरेट देगा। तो दैट्स वाई इसका जो ऑप्शन आ जाएगा NaOH in burette and oxalic acid in canonical flask, A option will be the correct. Now heading for the next, the compound that cannot act as both oxidizing and reducing agent। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट यही है कि वो जो कंपाउंड जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट उनके मैक्सिमम मिनिमम के बीच में है, वही इसका आंसर होगा। मैक्सिमम मिनिमम निकालते कैसे हैं, मान लो एक एलिमेंट में लेता हूँ से सल्फ़र,
ये है ग्रुप 16 का एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल में इसका ग्रुप 16 है। तो इसका मिनिमम जो होगा और मैक्सिमम जो होगा कैसे फाइंड करेंगे, तो मैक्सिमम विल बी इक्वल टू ग्रुप नंबर, ठीक है, लेकिन वो जब 10 से ज़्यादा होता है तो सेकंड डिजिट को लेते हैं, तो यहाँ 10 से ज़्यादा है 16 है तो सेकंड डिजिट यानी 6। वैसे एग्जैक्ट रूल होता है कि सल्फर का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जैसे इसका कन्फिग्रेशन हम लिखेंगे तो 286 आएगा, तो ये होता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ये पूरा का पूरा अपना लूज़ कर सकता है। तो +6 विल बी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस साइन लगाएंगे इसमें। एंड मिनिमम के लिए आप इसमें से 8 माइनस कर दो, इस प्लस मैक्सिमम वाले में से 8 माइनस कर दो, तो जो मिनिमम आएगा वो 6 - 8 - 2, तो यानी सल्फ़र की रेंज होगी -2 से +6 में। अगर किसी कंपाउंड में सल्फ़र इसके बीच में हुआ तो अपने आप को ऑक्सीडाइज भी कर सकता है और रिड्यूस भी कर सकता है। देखते हैं, पहला है H2SO3, ये रहा सल्फ़र का ही लेके मैंने समझाया है। तो H2SO3 में सल्फ़र का आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो तो इट विल बी +4 है, यानी इन बिटवीन है, तो इट कैन ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों एजेंट होगा। नाउ HNO2, अब जो नाइट्रोजन होता है वो ग्रुप 15 का है, ग्रुप 15 में है नाइट्रोजन, तो इसका मैक्सिमम जो होगा +5 हो सकता है और इसका जो मिनिमम होगा वो -3 हो सकता है। वही 5 में से 8 माइनस कर दिया और मैक्सिमम वाला +5 के इक्वल। तो यहाँ पे आप देख लो इट इज़ +3, यानी अगेन ये बिटवीन है, मैक्सिमम मिनिमम के बीच में है, तो ये भी ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो सकता है। नाउ नेक्स्ट H3PO4, फॉस्फोरस भी ग्रुप 15 का ही है, तो इसका भी मैक्सिमम क्या फंसेगा +5 और मिनिमम होगा इसका -3। तो यहाँ पे जो फॉस्फोरस है ये है +5 में, यानी मैक्सिमम पे बैठा हुआ है, यानी अब किसी भी हालत में ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। ऑक्सीडाइज होने के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ना होता है और ये मैक्सिमम पे अब इससे ज़्यादा जा नहीं सकता है, तो ये ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को रिड्यूस कर सकता है। तो दैट्स वाई ये अपने आप को रिड्यूस करके सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह शो करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह शो नहीं करेगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। एंड H2O2 का तो खैर बहुत बार यूज़ हो चुका है, ये -1 में है, इट कैन ऑक्सीडाइज टू वाटर, रिड्यूस टू वाटर एंड ऑक्सीडाइज टू O2। So that's why C option is there, and this much in this paper. Thank you for watching.